नमस्कार, स्वागत है आपका ऑलवेज सोल में। मैं हूं एडवोकेट चंद्रलोक मिश्रा। आज हम बात करेंगे कि डोमेस्टिक वायलेंस एक्ट के अगर झूठे केस आपके ऊपर लगा दिए जाएं तो आप उससे कैसे बचेंगे और आपका प्रोटेक्शन क्या होगा, आपकी स्ट्रेटेजी क्या होगी। पिछले वीडियोस में हमने इस पे विस्तृत चर्चा की है कि क्या होता है डीवी एक्ट, कैसे होता है और किस तरह से इसकी कार्यवाहियां चलती हैं, कौन कौन से आवेदन लगाए जाते हैं। अब हम जानेंगे कि इससे बचाव कैसे किया जाता है, क्योंकि ये एक ऐसा हथियार है जिससे महिलाएं कई लेने की भावना से और अपने हस्बैंड और उनके घर वालों को, अपने सगे संबंधी, सास ससुर ननद, इनको परेशान करने की नियत से ये झूठे केस कर दिए जाते हैं। अब आते हैं स्थिति पर कि पुरुष या परिवार पर अगर झूठा डीवी केस लगाया जाता है तो ऐसे मामले में शांत रहना और सही कानूनी रास्ता अपनाना आपके लिए सबसे जरूरी हो जाता है। सबसे पहले आप अपने आप से एक सवाल पूछिए कि क्या सच में कभी आपने अपने वाइफ के ऊपर हाथ नहीं उठाया? क्या वर्बल अब्यूज किया है कभी आपने? क्या जानबूझकर कभी उनकी जरूरतों के लिए पैसे नहीं दिए? सोच कर देखिए। अगर थोड़ी भी गलती है तो झूठा केस नहीं कहेंगे आप, अगर आपके ऊपर इस प्रकार का कोई केस आता है तो। लेकिन अगर सच में आप इनोसेंट हैं तो ये स्ट्रेटजी फॉलो करें। क्या करना है? रीड रिप्लाई सेक्शन 13, धारा 13 के अंतर्गत आपको एक जवाब देना है। जितने भी एलिगेशन आपके ऊपर लगाए गए हैं, क्योंकि आपको एक आवेदन की कॉपी मिलेगी जो उनके द्वारा फाइल किया गया है, उसमें सारी डिटेल लिखी होंगी कि आपके क्या क्या एलिगेशन आए हैं और क्या क्या रिलीफ मांगी गई है। तो हर एलिगेशन को स्पष्ट साक्ष्य के साथ सही जवाब देना चाहिए और डिनाय कर देना चाहिए। सिर्फ ये नहीं लिख देना चाहिए कि कर्णिका 2 में जो लिखा गया है वो गलत है, 3 में जो लिखा गया है वो गलत है, बाकी ये है। नहीं, आपको स्पेसिफिक सबका सही सही आंसर देना है कि गलत किस से गलत है और क्यों गलत है, और आपके जो वास्तविक घटना है उसको आप उसमें मेंशन करें। अपने सबूत तैयार करें, व्हाट्सएप, ईमेल, जो दर्शाते हैं कि आप दोनों के बीच में रिश्ते सामान्य थे और कोई मनमुटाव नहीं था, आपको झूठा फंसाया गया है। वित्तीय खर्चों के प्रमाण पत्र रखें, बैंक स्टेटमेंट, रसीदें, फोन पे, गूगल पे या किसी भी तरह से अगर ट्रांजेक्शन आपने किया है घरेलू खर्चों के लिए और अपने वाइफ को पैसे भेजे हैं तो उसका हिसाब बिल्कुल रखिए और उसका स्क्रीनशॉट और बैंक से आप स्टेटमेंट निकाल लीजिए। ऐसे गवाह आप अपने फेवर में इकट्ठे कीजिए जो कोर्ट में गवाही दे सकें कि नहीं, हम तो जानते हैं अच्छे से इनके बीच ऐसा कुछ नहीं उठा जाएगा। और मेडिकल सर्टिफिकेट, अगर पत्नी ने झूठे जख्म दिखाए हैं अपने, तो उसको क्लियर करने के लिए आप ओरिजिनल लाके या फिर और आपके पास जो मेडिकल अलग सर्टिफिकेट हो कि ये जो चोटें बताई जा रही हैं जिस प्रकार से, ये उससे संबंधित नहीं है जो ये आरोप लगा रही हैं, ये जबकि दूसरी कुछ है। मेरे केस में ऐसा हुआ था कि पुरुष ने अपनी वाइफ का जो है ऑपरेशन करवाया था रीढ़ की हड्डी का, और उसके कुछ दिन बाद उन दोनों के बीच में डिस्प्यूट हो गया। तो उन्होंने क्या कहा कोर्ट में जाकर और थाने में कि मेरे पति ने मारा है मुझे जिससे मेरे को ये लंबा सा निशान आया है। तो बाद में हमने उसका डिफेंस लिया कि हम इन्हें ऑपरेशन कराया था, इनको कुछ मेडिकल प्रॉब्लम, तो ऐसा भी होता है। तो इसलिए, और अगर मान लीजिए आप अपनी वाइफ को कहीं घुमाने फिराने ले गए हैं तो साथ में अगर आपकी फोटोज हैं अच्छी अच्छी हैं और जो टिकट्स हो आपके फ्लाइट के, बस के और ट्रेन के या पर्सनल गाड़ी की हो, तो वो सब संभाल के रखें और वो फोटो वीडियो बिल्कुल रखें जब आपने अपने जो है अच्छे समय जो साथ में गुजारा है आपने, वो फोटो बिल्कुल रखिए, वो आपके डिफेंस में बिल्कुल काम आएगा। और एक चीज, घबराना बिल्कुल नहीं है आपको, क्योंकि घबराने से आपकी समस्या का समाधान नहीं होगा। पुलिस अगर कॉल करती है तो पुलिस स्टेशन जाने से नहीं डरना चाहिए, और पुलिस स्टेशन जाने से पहले क्या क्या करना चाहिए वो प्रीवियस वीडियो में मैंने विस्तार से बताया है, उसे आप एक बार देख लीजिए। और सबसे जरूरी बात, आप एक अच्छा एडवोकेट हायर करना जो आपको बचा सके, क्योंकि आप खुद से अगर सोचेंगे कि मैं छोटे से छोटे या बड़े से बड़े केस में खुद से पढ़ के खुद को डिफेंड कर लूंगा, तो ये आपकी सबसे बड़ी गलतफहमी। एक सामान्य वकील बनने में लगभग 10 साल लगते हैं। तो बिल्कुल मत सोचिए, एक अच्छा सा एडवोकेट हायर कीजिए आप। सभी एविडेंस इकट्ठे करना शुरू कर दीजिए, और बाकी फाइनेंशियल रिकॉर्ड हो गए, फोटोज हो गई, कम्युनिकेशन रिकॉर्ड रखिए जो आपके बीच में अच्छी अच्छी बातें हुई हों। नेगेटिव अगर बातें हुई तो वो मत लेके जाइएगा। अच्छी बातें, नॉर्मल अगर कन्वर्सेशन हुआ है कुछ सामान लाने का या एनिवर्सरी का या बर्थडे सेलिब्रेशन का या फैमिली ग्रुप में अगर कुछ अच्छी एक्टिविटी हुई है तो वो सबका रिकॉर्ड आप रखिए। ठीक। अगर आपको कोई धमकी वमकी मिली है या आपको साथ कुछ अभद्रता की गई है, गाली गलौज किया गया है या वाइफ के माध्यम से कुछ एलिमनी मांगी गई है, ब्लैकमेल करने की कोशिश की गई है, तो वो बिल्कुल लेके जाइए आप अपने साथ। वो 65 बी के साथ वो लगेगा। 65 बी का जो सामान्यतः प्रारूप है अधिकतर लोग गलत बना देते हैं, उस पर एक आग मैं विस्तार से वीडियो बनाऊंगा।
और विटनेस लिस्ट पे चलिए बात कर लेते हैं कि विटनेस में कौन कौन हो सकते हैं। आपके कॉमन फ्रेंड होंगे, नेबर्स होंगे, कलीग्स होंगे, फैमिली मेंबर्स होंगे। और स्ट्रॉन्ग रिटर्न रिप्लाई के लिए मैंने बता ही दिया है कि धारा 13 के अंतर्गत जो भी आवेदन आपको मिले उसमें अच्छे से आप करें। हर एलिगेशन को हर एलिगेशन को स्पेसिफिक डिनायल दें। चलिए मैं एक एग्जांपल देके आपको समझा देता हूं कि अगर मान लीजिए पैराग्राफ नंबर 5 में यह कहा गया है कि मैंने दिनांक 15/1/2025 को मेरे पति ने मुझे मारा था, तो आप अगर इसका रिप्लाई देंगे कि धारा 5 में लिखी गई बातें वो असत्य हैं, तो ये आपका कोई रिप्लाई नहीं हुआ। इससे आप कुछ प्रूफ नहीं कर पाएंगे। आपको प्रॉपर ये रिप्लाई देना है कि 15/1/25 को जो एलिगेशन मुझ पर लगाए गए हैं उस दिनांक को, ये जो बात है ये पूर्णतः असत्य है। उस दिन मैं मुंबई में था या बिजनेस ट्रिप पर था, अगर आप थे तो, मैं ऐसे उदाहरण के लिए बता रहा हूं, या आप किसी दोस्त के साथ थे तो, मतलब आप ये प्रूफ कर सकें किसी भी इस प्रकार के बातों से या एविडेंस के साथ कि ये जो एलिगेशन लगाया गया है और जिस समय की बात की जा रही है वो बिल्कुल झूठ है। उस तारीख को तो ऐसा नहीं हुआ था, ये इस प्रकार से हुआ था। इस प्रकार से डिनायल दिया जाता है। ठीक है, अपना वर्जन और अपना जो इवेंट है वो बताएं। असलियत ये है कि पत्नी को, अच्छा उसके रीजन भी आप बता दीजिए कि एलिगेशन क्यों लगाया जा रहा है मेरे को। इसका ये रीजन दे दिए कि असलियत ये है कि मेरी पत्नी जो है वो मेरी सैलरी पूरी अपने कंट्रोल में करना चाहती है, और जब मैंने मना किया तो मेरे ऊपर झूठा केस लगा दिया। मतलब इस प्रकार से डिफेंस करने का काम एडवोकेट का है। फिलहाल ये वीडियो आपकी नॉलेज के लिए कि कम से कम आपको थोड़ी बहुत समझ हो कि कैसे होता है। काउंटर एलिगेशन में क्या क्या किया जा सकता है? देखिए, किया तो बहुत कुछ जा सकता है, लेकिन करना क्या है वो हर किसी की स्टोरी के हिसाब से, सबकी अलग अलग अपनी अलग कहानी होती है। उस कहानी को ध्यान में रखकर एक हम दूसरी कहानी जो सच होता है वो लेकर आते हैं। आप एग्जाम्पल से समझ लीजिए कि अगर पत्नी का कभी किसी से अफेयर हुआ हो या रहा है और अगर उसका एविडेंस है आपके पास, तब इस बात को उजागर कीजिए। जो एक चीज ध्यान में रखिए, जो बातें कोर्ट में प्रूफ नहीं की जा सकती उसको ओरली बोलने से कोई मतलब नहीं। आगे समझिए कि अगर पत्नी ने आपके पेरेंट्स को टॉर्चर किया है, उन्हें प्रताड़ित किया है, खाना नहीं दिया, मारा पीटा, गाली गलौज किया या खुद सुसाइड करने की धमकी दी, तो आप वो बहुत तगड़ा डिफेंस होता है, वो आप लेके आ सकते हैं। और माता पिता तो आएंगे ही फिर गवाही देने। अगर पत्नी ने पहले भी आपको झूठे केस करने की धमकी दी हो या और भी पहले कभी झूठे केस किए हो और उसमें कंप्रोमाइज हो गया हो, अगर कोई पेंडिंग केस हो तो उसे सोच समझ कर लेके आइए, क्योंकि इससे आपका रेपुटेशन कि आप प्रवृत्ति के व्यक्ति हैं और बार बार एक ही प्रकार के अपराध करते हैं। आगे समझिए कि क्रॉस एग्जामिनेशन एक ऐसा वेपन है जो बड़े से बड़े केस को और कितना भी अच्छी मनगढ़ंत कहानी के आधार पर और कितने भी एविडेंस इकट्ठे करके अगर किसी ने आपके ऊपर झूठे केस किया है और क्रॉस एग्जामिनेशन हो जाए तो आप छूट जाएंगे। ये सबसे लिटिगेशन में और लॉ में एक ब्रह्मास्त्र कहा जाता है इसे, क्रॉस एग्जामिनेशन। ये कैसे होता है ये भी जान लीजिए कि कंट्रोडिक्शन जो है वो निकालना बहुत जरूरी है। आपने एप्लीकेशन में लिखा है कि 15, मैं ये बता रहा हूं कि वाइफ ने जो अपने एप्लीकेशन में लिखा है और डिफेंस किस तरह से लिया जाता है ये मैं आइडिया दे रहा हूं। आपकी सबकी कहानी कुछ ना कुछ अलग हो सकती है, बस एक आइडिया हो जाए कि क्या होता है। कि मान लीजिए कि मैं अगर क्रॉस कर रहा हूं तो एज एग्जाम्पल समझिए कि आपने अपने एप्लीकेशन में लिखा है कि 15 जनवरी को मारपीट हुई, लेकिन आपके व्हाट्सएप मैसेज शो करते हैं कि 16 जनवरी को आपने अपने हस्बैंड को प्यार भरा कोई मैसेज भेजा था। तो हम कोर्ट को यह दिखाना चाहते हैं, इसलिए कहा कि व्हाट्सएप मैसेज वो कीजिए। तो कॉन्ट्राडिक्ट करना यही होता है कि हम ये दिखाना चाहते हैं कि 15 जनवरी को इनका एलिगेशन है कि हमने मारपीट किया है, लेकिन 16 ही जनवरी को फिर ये इस तरह के मैसेज कर रहे हैं, तो ये पॉसिबल कैसे है? ऐसा तो हो नहीं सकता। मतलब इनका कहना झूठ है। इस तरह से हम एविडेंस, मतलब इसमें जो कॉन्ट्रडिक्शन लेके आते हैं में झूठे केस रहते हैं ना, उनको डिफेंड करने के लिए इस तरह से स्ट्रेटेजी बना के क्रॉस एग्जामिनेशन करते हैं। और जरूरी बात यह है कि टाइमलाइन में गैप दिखाना बहुत जरूरी है। जैसे आप कह रहे हैं कि 5 साल से अब्यूज हो रहा है, लेकिन केस अभी क्यों किया? पिछले महीने ही तो आप दोनों गोवा की ट्रिप पर गए थे। मतलब समझिए आप कि कोई किसी, मतलब आप एलिगेशन ये लगा रहे हैं कि 5 साल से लगातार मेरे साथ प्रताड़ना हो रही है, लेकिन आप गोवा ट्रिप पे भी जा रहे हैं, घूम भी रहे हैं, साथ साथ सब कुछ कर रहे हैं, एकाएक 5 साल से आप यहाँ पे कर दे रहे हैं। लेकिन इसका जवाब भी बहुत अच्छा आता है। अमूमन जो जवाब आता है, आमतौर पर जो जवाब आता है वो ये आता है कि बच्चों की भविष्य की चिंता के लिए मैं सहती रही, ये वो, तो उसका हम अलग डिफेंस लेते हैं फिर। चलिए आगे ये देखिए कि मेडिकल एविडेंस में ये होता है कि मेडिकल एविडेंस को डिस्ट्रॉय करने के लिए 2-3 क्वेश्चन और कुछ पैरामीटर्स होते हैं, वो ऐसे डिस्ट्रॉय हो जाते हैं कि जैसे कि अगर पूछना है, आप ये कह रही हैं कि बहुत मारा, लेकिन मेडिकल रिपोर्ट नहीं है उस डेट का, वो मनगढ़ंत बातें हैं, ये साबित हो जाता है, रिकॉर्ड नहीं है तो।
ठीक है। विटनेस स्टेटमेंट में मतभेद हो सकता है कि देखिए, जब भी महिला आपके ऊपर केस करेगी तो वो अपने घर वालों को, अपने पिता, माता, गवाह बनाएंगे। गवाह बनाने के बाद ये आएंगे विटनेस बॉक्स में, अपना स्टेटमेंट रिकॉर्ड कराएंगे, फिर क्रॉस एग्जामिनेशन होगा। तो टाइम जो है उसको कॉन्ट्राडिक्ट करना, कि अगर बहन घटना का कुछ और समय बता रही है, भाई कुछ और समय बता रहा है, और ये स्वयं जो प्रार्थिया है वो कुछ और बता रही है, तो ये लेके आया जाता है आमतौर पर। ये मैं बेसिक समझा रहा हूं आपको, बाकी गहन अध्ययन में तो फिर बहुत लंबा ही समय लग जाएगा। चलिए, अपना साइड प्रूफ करना आपको बहुत ज़रूरी है। झूठे केस को अगर आप डिफेंड कर रहे हैं तो, और कभी भी ये मत सोचिए आप कि ये केस तो झूठा है, मेरे पास तो इतने सबूत हैं, मैं तो आराम से बच जाऊंगा, मेहनत करने की ज़रूरत नहीं है। ये आपकी लापरवाही को दर्शाएगा। और हमने सैकड़ों ऐसे केसेस देखे हैं जिसमें पक्षकार जो हैं एक मान लेते हैं, उनको अपने केस की चिंता फिक्र नहीं रहती, और कई बार वो गलत लोगों के हत्थे भी चढ़ जाते हैं तो उनको कन्विक्शन हो जाता है। तो ऐसा मत होने दीजिए, सतर्क रहिए अपने केस को लेकर, अपना साइड प्रूफ कीजिए, पॉजिटिव एविडेंस दीजिए अपने फेवर में। जैसे क्या क्या देना है, अपना कैरेक्टर सर्टिफिकेट दीजिए, अपने एम्प्लॉयर से उसको बोलिए कि भैया मेरे बारे में आके बताओ कि मैं किस टाइप का व्यक्ति हूँ और कैसे कैसे एलिगेशन लग रहे हैं। अपने नेबर्स को बोलिए, सोसाइटी से बोलिए कि भैया आपके फेवर में आके बोलें। कुछ लोग एनजीओ में अगर आप पर्टिकुलर आना जाना करते हैं, सोशल वर्क करते हैं, तो वो बताइए कोर्ट को कि मैं इस तरह से कार्य करता हूँ, ये है मेरे फेवर में गवाह देने के लिए, लेकिन मेरे ऊपर इस प्रकार के झूठे केस लगाएंगे। फाइनेंशियली रिस्पॉन्सिबिलिटीज क्या क्या हैं आपकी, ये हमको इसलिए दिखाना होता है क्योंकि जो वाइफ्स हैं वो जब आपसे मेंटेनेंस मांगती हैं, बढ़ाकर बहुत आपकी इनकम बताकर मांगती हैं, तो आपको अपनी रियल इनकम बतानी है, सैलरी स्लिप देनी है, और आपके ऊपर रिस्पॉन्सिबिलिटीज कितनी है वो कोर्ट को बताना है कि आप इतना नहीं दे सकते, इतनी आपकी इनकम नहीं। जैसे हर महीने का खर्च बताइए, बिजली का बिल, इंश्योरेंस का प्रीमियम, लोन की ईएमआईज, स्कूल फीस की पेमेंट्स, मेडिकल के खर्चे, ये सब बताइए। तो कोर्ट कन्विंस होती है कि भाई हाँ, माँ बाप के ऊपर जो खर्चे हो रहे हैं वो भी बताइए, उनके मेडिकल पे जो हो रहे हैं वो भी बताइए कि इनकी रिस्पॉन्सिबिलिटी भी मेरे ऊपर है। तो कोर्ट इन सब बातों को कंसिडर करती है और जो मेंटेनेंस को कम कर देती है। कोई क्रिमिनल रिकॉर्ड अगर है तो आपको खुद से जाके बताने की जरूरत नहीं। अगर खैर अगर है और वाइफ पता है तो वो तो लेके आ ही जाएंगे, लेकिन अगर कोई रिकॉर्ड नहीं है तो ये कोर्ट को बिल्कुल आप बताइए कि मेरा कोई भी प्रीवियस क्रिमिनल हिस्ट्री रही ही नहीं है, मैं पीसफुल नेचर का हूं, ये बताइए कोर्ट को। कॉमन ट्रैप से बचना बहुत जरूरी है इसमें। कॉमन ट्रैप क्या होता है कि जैसे अधिकतर एडवोकेट्स क्या करते हैं, हम ही करते हैं ऐसा, कि सबसे पहले है क्या है, कैसा है और कितने नॉलेज रखता है, ये जानने के बाद उसे कैसे उकसाया जाएगा, इसे कैसे गुस्सा दिलाया जाएगा, इससे क्या ऐसा पूछ दें कि ये भड़क जाए और गुस्से में आके मेरे हिसाब से बयान दे दे। ये किया जाता है। तो आपको गुस्सा नहीं होना है, गलतियां नहीं करनी है, और ये होता है अधिकतर क्रॉस एग्जामिनेशन के समय ही होगा। आपको उकसाएंगे लेकिन आपको काम रहना है, शांत रहना है, ओवर कॉन्फिडेंस में नहीं रहना है, झूठे केस को सीरियस लेना है, क्या डिफेंड करना है ईमानदारी से कीजिए, कैजुअल एटीट्यूड मत लीजिए, और कोर्ट के सामने या किसी क्रॉस एग्जामिनेशन कर रहे एडवोकेट के सामने ओवर कॉन्फिडेंट दिखने की कोशिश बिल्कुल मत कीजिएगा, क्योंकि कोर्ट भी और आपके डिफेंस का लॉयर भी और आपके अगेंस्ट का लॉयर भी कॉन्फिडेंस तोड़ना अच्छे से जानता है, क्योंकि उनका काम ही शुरू से यही है। तो उनके सामने तो बिल्कुल कॉन्फिडेंट दिखने की कोशिश मत कीजिए, आप नॉर्मल रहिए, सामान्य रहिए, जैसे व्यक्ति रहता है वैसे। ना डरने की जरूरत है, ना ज्यादा ओवर रिएक्ट करने की जरूरत है। सेटलिंग के चक्कर में क्या होता है कई बार कि कुछ भी हो ले दे के सेटलमेंट करके खत्म करो, इसमें कई बार बहुत ह्यूज अमाउंट मांग दिया जाता है और उसमें भी आप एग्री कर जाते हैं। ये नहीं करना है आपको, आपको पेशेंस रखना है, ब्लैकमेल होने से बचना है, कि आपसे पैसे निकलवाने के चक्कर में ही तो आपके ऊपर केस किया गया है, ये बात को आपको जानना है, समझना है। तो आपको पैसे उतने नहीं देने हैं। अगर आपकी कैपेबिलिटी अच्छी खासी है, आप टेंशन नहीं चाहते हैं, तो एक म्यूचुअल कंसेंट से डाइवोर्स लेके सारे केसेस कंप्रोमाइज करवा के खत्म करवा लीजिए, ये भी आप कर सकते हैं, ये भी एक रास्ता है। मेंटेनेंस को कम करवाना चाहिए आपको, जो मैं बता चुका हूं आपको कि आप अपने रिस्पॉन्सिबिलिटीज दिखा दीजिए, क्या क्या है, आईटी रिटर्न्स दिखा दीजिए, सैलरी स्लिप दिखा दीजिए, लोन ईएमआई, पेरेंट्स के मेडिकल एक्सपेंसेस, भाई बहन की पढ़ाई के खर्चे, ये सब दिखाइए। देखिए, मेंटेनेंस क्या है, आप इसकी परिभाषा समझिए थोड़ी सी। जो माननीय उच्चतम न्यायालय ने भी इसको कहा है कि वाइफ की एक्चुअल नीड के अकॉर्डिंग मेंटेनेंस दिया जाएगा, ना कि वो लग्जरी लाइफ जी पाए ऐसा कोई मेंटेनेंस दिया जाएगा। मतलब गुजारा भत्ता चल जाए, अगर आय का उसका कोई साधन नहीं है तो बस उतना दिया जाएगा। ठीक, आगे समझिए कोर्ट केस में क्या क्या विकल्प है। कई बार लोग पूछते हैं
कि मेरे ऊपर ये केस हुआ है, मैं क्या कर सकता हूँ? है आपके पास बहुत सारे राइट्स हैं, बहुत सारे तरीके हैं, कर सकते हैं। देखिए, सबसे पहला तो आपके पास एक अधिकार ये है कि आप सेक्शन 9 लगा सकते हैं हिंदू मैरिज एक्ट का, कि अगर आपकी पत्नी बिना किसी कारण के घर छोड़ के चली गई है तो कंजुगल राइट्स की अर्जी लगा दें। ये दिखाएं कि आपकी नीयत ठीक है, आप अपनी पत्नी को वापस रखना चाहते हैं, अपने विवाह की पुनर्स्थापना चाहते हैं। अगर आप एक्चुअल में चाहते हैं तो कीजिए, नहीं तो मत कीजिए। आप डेफेमेशन का केस कर सकते हैं, लेकिन इसकी कुछ कंडीशंस है, आप हर बार नहीं कर सकते। अगर आपका सिनेरियो ऐसा बनेगा तब आप कर सकते हैं डेफेमेशन का केस। जैसे कि सार्वजनिक रूप से अगर आपके ऊपर झूठा आरोप लगाया गया है, आपके साथ गाली गलौज की गई है और समाज में आपकी छवि धूमिल हुई उस हरकत से, तो आप डेफेमेशन लगा सकते हैं। प्रीज्यूरी एप्लीकेशन लगा सकते हैं। ये कब लगता है? ये लगता है कि आपको गलत दिखाने के लिए अगर पत्नी ने कोर्ट में झूठे डॉक्यूमेंट्स, झूठे दस्तावेज या झूठे बयान दिए हैं और आप अगर पाते हैं कि ये झूठ है, तो आप ये कर सकते हैं, ये एप्लीकेशन लगा सकते हैं। ठीक है, इससे रिलेटेड मैं इंपॉर्टेंट जजमेंट आपको बता दूं, ये आपके काम आएगा। संतोष बख्शी वर्सेस स्टेट ऑफ पंजाब 2014 एससी का जजमेंट है ये। सुप्रीम कोर्ट ने माना है कि अगर कोई झूठे आरोप के लिए डीवी एक्ट का दुरुपयोग करता है तो इसका मेसिस साबित होने पर आरोपी के खिलाफ कार्रवाई भी हो सकती है। मतलब ये तो पहले तो आपको ये प्रूफ करना है कि केस झूठा था, तब आप उसके ऊपर दूसरा केस कर सकते हैं। चलिए आगे इंपॉर्टेंट बात मैं फिर से दोहराता हूं कि क्रॉस एग्जामिनेशन के लिए अच्छा वकील रखें और खुद अपने केस पर अच्छी पकड़ रखें। ठीक है, और अपने वकील से टाइम टू टाइम बात करें, उन्हें डेट टाइम डेट की सच्चाई बताएं। एक कहावत ये है कि डॉक्टर और वकील से कभी कुछ भी नहीं छुपाना चाहिए, तो आप बिल्कुल मत छुपाएं, जो भी सच्चाई है वो बता दें उन्हें। एग्जाम्पल से समझिए कि अगर महिला कहे कि 15 मई को पति ने मारा, तो आप ये दिखाएं कि उस दिन आप तो ऑफिस की ट्रिप पर थे या ऑफिस में थे या फिर सीसीटीवी कैमरे के फुटेज हो तो वहां थे, ये दिखा दें। होटल का या बिल किसी भी प्रकार का, जिस भी तरह से वीडियो रिकॉर्डिंग या सोशल मीडिया पे आजकल तो ट्रेंड चल रहा है, जब कोई भी व्यक्ति कहीं भी रहता है तो वो अपलोड करता ही है, वो दिखा देंगे। सच बोलें, शांत रहें, भावनाओं में ना आए। झूठा केस धीरे धीरे खुद टूट जाएगा, क्योंकि मेन मकसद दूसरे का पेशेंस तोड़ना ही होता है। लैंडमार्क जजमेंट जिससे आप चाहे तो कॉपी पेन लेके नोट कर लीजिए और पूरा जजमेंट निकाल के पढ़िए। अगर मैं एक एक जजमेंट को एक्सप्लेन करने लगा तो ये वीडियो 4 घंटे की हो जाएगी, तो इसलिए मैं केवल नॉलेज के लिए आपको बता रहा हूँ। आप कॉपी पेन निकालिए और आपके फेवर में जो है वो आप पढ़िए। मेंटेनेंस तय करने के लिए सबसे इंपॉर्टेंट है रजनेश वर्सेस नेहा, 2020 का जजमेंट है। दोनों पक्षों का इनकम एफिडेविट जरूरी कर दिया गया है। ये झूठे और बढ़ा चढ़ाकर किए गए मेंटेनेंस दावों को रोकने में मदद करता है। ठीक है, एसआर बत्रा वर्सेस तरुणा बत्रा 2007 का मामला है। शेयर्ड हाउस होल्ड का मतलब सिर्फ वो घर जहां पत्नी और पति साथ रहे थे। ठीक, मतलब ये कई लोग बोले ये तो आप अगेंस्ट वाला बता रहे हैं, नहीं, इसका मतलब आप ध्यान से समझ नहीं रहे। जहां पति पत्नी साथ में रहे थे, मतलब कि अगर आप अपने माता पिता के घर में नहीं रहे हो तो वो तो सेफ हो गया ना। ये आपको जागरूक रहने के लिए कि अगर आप सोच रहे हैं कि मैंने डिवोर्स ले लिया तो डीवी एक्ट नहीं आएगा मेरे ऊपर, ये बिल्कुल मत सोचिए। अगला ये है कि हीरल पी हरसोरा वर्सेस कुसुम, 2016 का मामला है। सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि डीवी एक्ट महिला मेल रिलेटिव तक सीमित नहीं है, किसी भी एडल्ट मेल को रिस्पोंडेंट बनाया जा सकता है। तो ये भी आपको नॉलेज होना चाहिए कि डीवी एक्ट में केवल आप ही नहीं, आपके माता पिता भाई बहन किसी को भी पार्टी बनाया जा सकता है, जो भी आपसे रिलेटेड रखते हो या एक घर में संयुक्त रूप से रहे हों। आगे ये समझिए कि कुनप्पा रेड्डी वर्सेस कनुप्पा रेड्डी स्वर्णा कुमारी, ये डीवी प्रोसीडिंग में अमेंडमेंट पॉसिबल है, यानी एप्लीकेशन में बाद में भी रिलीफ जोड़ सकते हैं। ये भी ध्यान में रखिए कि अगर कोई एक बार पिटीशन फाइल कर दी गई है तो उसमें बदलाव भी किया जा सकता है। इस फैसले में ये स्पष्ट होता है कि अदालतें जो है डीवी एक्ट में बहुत संवेदनशीलता से नहीं है, इसलिए हल्के में केस को ना लें, सीरियसली लें और अच्छे से डिफेंड करें। सिर्फ भावनाएं नहीं, सबूत काम करते हैं। और एक चीज हमेशा ध्यान रखिए, सच की जीत हमेशा संभव है, बस सही तैयारी मायने रखती है। चलिए तो कंक्लूजन पे पहुंचते हैं। आज हमने डोमेस्टिक वायलेंस एक्ट को पूरी तरह से व्यवहारिक दृष्टिकोण को समझ लिया है। कानून की धाराओं से लेकर कोर्ट के मुकदमे, लैंडमार्क जजमेंट्स, कानून का उद्देश्य, सब कुछ जान लिया है। उम्मीद है आज का ये वीडियो आपको पसंद आया होगा और आपकी जानकारी को और ज़्यादा बढ़ाया होगा। तो इसी तरह से अपना ज्ञानवर्धन करते रहिए और हमारे साथ जुड़े रहिए इसी तरह की कानून से संबंधित नॉलेज को गेन करने के लिए। और एक चीज़, कानून का उद्देश्य किसी को सजा देना नहीं बल्कि न्याय देना है। अगर आप पीड़ित हैं
तो हिम्मत से आगे बढ़ें। अगर आप झूठे आरोप में फंसे हैं तो धैर्य रखें और कानून का सही इस्तेमाल करें। धन्यवाद।